मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार है। मित्रों बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मित्रों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन रात्रि 8 बजे इस चैनल पर म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और जितने भी हमारे मित्रों को स्टेट क्वालिफाई हो चुका है उनके लिए मित्रों बहुत ही बेहतरीन पैकेज तैयार किया गया है, जो इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों। आपको बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च से मित्रों जो है से बीपीएससी का संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा, जिससे है कि आप 100% एग्जाम में जाकर फाइट कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देर नहीं कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। दिक्कत क्या होगा कि एग्जाम में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो मित्रों आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है? फट से मित्रों बताइए, जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है? ए में आपका मिनिमम है, बी में आपका सेमीटोन है, सी में आपका क्रोसेट है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो मित्रों वह क्या कहलाती है? साथियों बताते चलें, उसे हम सेमीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीटोन। नहीं याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि सभी के सभी प्रश्न आपका बीपीएससी का मित्रों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मित्रों आपके पास हम लाए हैं, जिससे कि आपका 100% मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको डिटेल्स पता चल सके और किस आधार पर पूछ रहा है ये भी आपको पता चल सके, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे? ए में आपका सरोद है, बी में सितार है, सी में बीना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे? मित्रों बताते चलें कि पंडित रविशंकर का जो मित्रों संबंध था, ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र से? फटाफट कमेंट्स में तुम आंसर दीजिए। तो सितार से था। किससे था? सितार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है? ठीक है, जैसे कुल जो है 3 ग्राम है तो भरत साहब जो है 2 ही ग्राम माने हैं, ठीक है। तो कौन से ग्राम का जो है भरत साहब जैसे वर्णन नहीं किए हैं? ए में आपका षडज ग्राम है, बी में गंधार ग्राम है, सी में निषाद ग्राम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है? तो मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। मित्रों थोड़ा सा इसका व्याख्या पर अब थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। और बार बार मित्रों हम बताते हैं कि जैसे ही पढ़ाई को आप शुरू कीजिए तो कलम कॉपी ले करके ही बैठें, ताकि जो कुछ भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताते हैं उसको आप नोट कर लिया कीजिए। इससे ही कि दोबारा आपको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, भरत साहब ने केवल मध्य और षडज ग्राम का ही वर्णन किया है। भरत साहब केवल जैसे मध्य और षडज ग्राम का ही वर्णन किए हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, और गंधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया है, इसका उल्लेख तक नहीं किया गया है। गंधार ग्राम गंधार ग्राम के लिए भरत ने केवल इतना ही लिखा है कि गंधर्व लोक के साथ स्वर्ग चला गया। गंधार ग्राम गंधर्व लोक के साथ कहां चला गया? स्वर्ग चला गया। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह है, ठीक है। फट से बताइए कि भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह मित्रों इनमें से कौन ऐसा है? जीरो का है कि क्रॉस का है कि हाइफन लाइन का है कि डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह कौन सा है? मित्रों बताते चले कि भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह जो है मित्रों क्रॉस है। मतलब यही आंसर हमारा क्या है? सही है, बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा,
संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? फट से बताइए कि संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? ए में आपका कोलकाता है, बी में दिल्ली है, सी में चेन्नई है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण शहर भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है, नहीं सुने कि दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसा वालों का और कलकत्ता है कंगालों का। नहीं, मतलब कलकत्ता इसका आंसर क्या है? सही है। संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में? तो कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद आमिर खान प्रायः किस ताल में गाते थे? फट से बताइए, उस्ताद आमिर खान प्रायः किस ताल में गाते थे? रूपक, तिलवाड़ा, एक ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, उस्ताद आमिर खान प्रायः किस ताल में गाते थे? मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एक ताल। एक ताल कहने के मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं, उस्ताद आमिर खान प्रायः किस ताल में गाते थे? तो एक ताल में मित्रों गाते थे। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है? फट से बताइए, तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है। ए में आपका बड़े गुलाम अली, बी में सिद्धेश्वर देवी, सी में मित्रों पंडित विनायक राव पटवर्धन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डालिए, क्योंकि बार बार मित्रों बताते हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आप दे दीजिएगा वह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो मित्रों तराना गायन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो बड़े गुलाम अली। ऑप्शन नंबर एपल मित्रों क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? 14 है, 21 है, 24 है। ठीक है, 14, 21, 24। डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। तो मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? तो मूर्छना की कुल संख्या मित्रों 21 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है? सही है। मित्रों जब प्रीवियस ईयर का क्लास चल रहा है, जो भी प्रीवियस ईयर मित्रों प्रश्न पूछा हुआ वही प्रश्नों को हम ऑब्जर्व करके लाए हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल में है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। सितार में कितने तार होते हैं? फट से बताइए, सितार में कितने तार होते हैं? 5, 7, 9। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि सितार में कितने तार होते हैं? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर कीजिएगा। सितार में मित्रों कुल 7 तार होते हैं। स से सितार, ठीक है, स से सितार, और मित्रों स से आपका जो है 7 भी होता है। इस प्रकार सितार में कुल कितने तार हैं? तो 7 तार है, आपको याद रखना है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? फट से बताइए, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? ये में आपके मित्रों दरबारों में, बी में मंदिरों में, सी में चौपालों में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर कीजिएगा। हवेली संगीत मित्रों जो गाया जाता है उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। मित्रों ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट सही है। मित्रों आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देना चाहिए कि हवेली संगीत कहाँ पर गाया जाता है। ठीक है, ताकि मित्रों जब भी हम कमेंट्स को पढ़े तो हमको पता चल जाए कि आपके द्वारा आंसर दिया हुआ सही है या गलत, तो उसी समय हम आंसर भी बताएंगे, कमेंट्स में आंसर इसका सही बताएंगे। तानसेन के गुरु कौन थे? ए में आपका बैजू बावरा, बी में बालकृष्ण बुआ, सी में स्वामी हरिदास, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि तानसेन के गुरु कौन थे? मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। तानसेन के गुरु जो थे मित्रों स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? ए में आपका लहैया बिलावल, बी में मालकौन, सी में कामोद, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कौन सा राग उत्तरांगवादी राग के अंतर्गत आता है? तो मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अलहैया बिलावल राग मित्रों उत्तरांगवादी राग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ई पर हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? फट से बताइए भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? ए में आपका पंजाब है, बी में दिल्ली है, सी में लखनऊ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, आपको कमेंट से बताना है कि भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? राग भूपाली में कौन सा स्वर मित्रों वर्जित माना जाता है? म और ध, म और नी, प और सा। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? एकदम फटाफट भूखाल शेर की तरह टूट पड़िए, कच्चा मांस हो चाहे पकल मांस हो, आंसर देना है तो देना है, गलती हो या सही हो नहीं, आंसर देना है तो देना है। तो मित्रों राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो म और नी मित्रों जैसे वर्जित है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार की होती है? फट से मित्रों बताइए संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार की होती है? ए में आपका 12 है, बी में 15 है, सी में 18 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, तो मित्रों बताते चले कि गमक के कुल जैसे 15 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है? सही है नहीं। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। भरतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल है? भरतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल है 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरतकृत नाट्य शास्त्र की रचना काल है? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 5वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है तबला, ठीक है, तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? 2, 3, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? साथियों बताते चलें कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मुख्य 2 रीतियों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? बेदमदार, दमदार, तिहाई, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए प्रश्न का आंसर नहीं देते तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चनवे में छुपल है। नहीं, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तो तिहाई कहते हैं। नहीं, देखिए डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए और डेली जो है से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ठीक है, पैकेज तो मित्रों एकदम किसी भी हर हाल में खरीद लीजिए। यदि पूरा पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो कुछ पेमेंट कर करके आप जैसे क्लास में एंट्री ले लीजिए, बाकी इंस्टॉलमेंट पर धीरे धीरे देते रहिएगा। मित्रों एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप से, या फिर एक और नंबर आपको दे रहे हैं, इस पे आप कॉल करके मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मित्रों आपको डायरेक्ट वे मित्रों जो है से हम आपको पैकेज को प्रोवाइड करवा सकें। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है? एक ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दादरा ताल क्या है?
दादरा ताल, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध मित्रों ध्रुपद से था? सिद्धेश्वरी देवी, नैना देवी, सुमित मुटाटकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? मित्रों बताते चले कि जो सिद्धेश्वरी देवी थी, सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है, बहुत बार इनके बारे में बता चुके, बहुत हाईलाइटेड कलाकार हैं। तो मित्रों ध्रुपद के ही गायिका थी। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या है साथियों, सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। खेमटा, सुलताल, धमार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा खेमटा। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। राग भैरव का गायन समय है। रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, सी में मित्रों प्रातः काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग भैरव का गायन समय क्या है। मित्रों एक हम वीडियो ही बनाया जिसमें संपूर्ण गायन समय मित्रों वर्णन करते हैं, उसको आप जरूर देख लीजिए। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो मित्रों बताते चले कि राग भैरव का जो गायन समय है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी प्रातः काल है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? मिश्र बंधु, गुंडेचा बंधु, यहाँ पे सी में है बडाली बंधु, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जरूर कमेंट में आंसर देना चाहिए कि गुंडेचा बंधु। ऑप्शन नंबर बी गुंडेचा बंधु का जो मित्रों संबंध है ध्रुपद से है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रेलू कितनी लय में बजाए जाते हैं? फट से मित्रों बताइए कि रेलू कितनी लय में बजाए जाते हैं? ए में आपका 2 गुण या 4 गुण, बी में है 3 गुण या 6 गुण, सी में मित्रों 4 गुण या 8 गुण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रेलो कितनी लय में बजाए जाते हैं? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 गुण या 8 गुण। 4 गुण या 8 गुण कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। यह राग असावरी थाट का है। फट से बताइए, यहाँ पर यमन होगा, यमन, ठीक है। यह राग असावरी थाट का है। यमन, दरबारी, विभास, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दरबारी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद हम कुछ समय आपको छोड़ते हैं, उतना में आप फट से कमेंट में आंसर डाल दिया कीजिए। अरे ABC लिखने में समय कितना लगता है, नहीं, जैसे गमक के कुल कितने प्रकार हैं। अब यदि प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो क्या दुख की बात है कि नहीं है? गमक के कुल कितने प्रकार है बताइए? 7, 2, 14, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि गमक के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए ताकि 100% मित्रों आपको याद हो जाए। तो मित्रों गमक के कुल जो प्रकार हैं इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मित्रों हम यह जानेंगे कि गमक कुल कितने प्रकार के हैं। तो मित्रों बताते चलें कि गमक कुल 15 प्रकार के, ठीक है। इस प्रकार 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है? फट से मित्रों बताइए कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है? प्रथम और अंतिम तार, दूसरी और अंतिम तार, सी में मित्रों में प्रथम और अंतिम तार, ठीक है, यह गलत लिखा गया है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल, प्रथम और अंतिमता। ठीक है, प्रथम और अंतिमता। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सदा रंगीले मोनम दशा के नाम से जाना जाता था। कौन से ऐसे कलाकार हैं जो मित्रों सदा रंगीले मोनम दशा के नाम से जाना जाता था। ये में आपका अली अकबर, बी में अलाउद्दीन खान, सी में सदारंग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सदा रंगीले मोनम दशा के नाम से किसे जाना जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सदा रंग को। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का कौन सा चिन्ह होगा। ठीक है, कौन सा होगा, कौन सा चिन्ह होगा, ट्राइविल क्लैप का, बेस क्लैप का, डी में की सिग्नेचर का, ई में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दिया जाए तो मित्रों वह मध्य सप्तक का कौन सा चिन्ह होगा। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस क्लैप। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भरत काल की अवधि क्या थी। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भरत काल की अवधि क्या थी। 1 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 4000 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए भारत काल की अवधि क्या थी। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। नहीं मित्रों बताते चले कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। भारत काल की जो मित्रों अवधि थी 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारत काल की अवधि मित्रों 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक है। इस काल की पहली विशेषता यह है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है उसी प्रकार उस काल में जाति और गायन प्रचलित थी। मतलब अभी जैसे राग और गायन प्रचलित है जबकि भरत काल में जाति और गायन प्रचलित थी। तो मित्रों पूछ सकता आपको एग्जाम में कि भरत काल में जैसे क्या प्रचलित थी, तो जाति और गायन, याद आपको रखना है, जाति और गायन। ठीक है, और वर्तमान समय में क्या प्रचलित है, तो राग और गायन, यही दोनों में डिफरेंस है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही निचोड़ पॉइंट है, इसको आप नोट जरूर कर लिया कीजिए। वैसे तो हम बार बार बोलते हैं कि जब भी क्लास कीजिए तो क्लास करने से शुरू होने से पहले कॉपी कलम ले करके या बैठें और शांत माहौल में बैठें। शुद्ध स्वर कितने हैं, 5, 4, 7। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि शुद्ध स्वर कितने हैं। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। शुद्ध स्वरों की संख्या मित्रों जो है से 7 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं, जिनकी ध्वनि साधारण रूप से चढ़े और उतरे स्वरों के शुद्ध कहलाता है या शुद्धता कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। अब बताइए प्रश्न का आंसर आपको देना जरूरी है या नहीं है। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, भारत मुनि, पलुस्कर जी, भारत खंडे जी, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। अभिनव राग मंजरी के लेखक मित्रों भारत खंडे साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अष्टाव स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। ए में आपका है स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग, बी में है कर्ण स्वर का प्रयोग, सी में मित्रों अंडाकार चिन्हों का प्रयोग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अष्टाव स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, स्वर एवं ताल एक साथ प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा।
अहमद जॉन थिरिकुआ संबंधित हैं। मतलब अहमद जॉन थिरिकुआ का संबंध मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से है? ए में आपका सितार है, बी में तबला है, सी में संतूर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अहमद जॉन थिरिकुआ का संबंध किससे है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि अहमद जॉन थिरिकुआ मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मित्रों तबला वादक है, कहते हैं। और यह अपने जमाने में एक हस्ती पर है, ठीक है, इसलिए इनका नाम कहीं छुपा हुआ नहीं है, बहुत हाईलाइटेड मित्रों तबला वादक थे। मित्रों 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य स्वर लिपि में इनमें से कौन सी पद्धति जो प्रचलित है? शेल्पा पद्धति, च्यू पद्धति, अष्टाप पद्धति, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों बताइए कि पाश्चात्य स्वर लिपि में इनमें से कौन सी पद्धति है जो मित्रों प्रचलित है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए मित्रों अष्टाप पद्धति। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म स्थान है, फट से मित्रों बताइए। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म स्थान है गुजरात, बड़ौदा, ग्वालियर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म स्थान है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर का तो मित्रों जन्म स्थान है बड़ौदा में है। और बड़ौदा कहाँ किस राज्य में है आपको कमेंट से बताना है। बड़ौदा किस राज्य में है आपको कमेंट से बताना है। मित्रों बड़ौदा जो है आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत दर्पण मासिक पत्र के लेखक कौन है? बालकृष्ण बुआ, भारत खंडे जी, सी में मित्रों कादिर बख्श, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत दर्पण मासिक पत्र के लेखक कौन है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि दामोदर गुप्त। संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। और मित्रों दामोदर गुप्त इसमें ऑप्शन है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और रियल में इसका आंसर लिख देते हैं दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त नहीं याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार साथियों इसका ई आंसर सही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मूल स्वर कितने होते हैं? फर्स्ट साथियों बताइए कि मूल स्वर कितने होते हैं। मित्रों कुछ देर पहले ही हम एक प्रश्न बता चुके हैं कि कुल स्वरों की संख्या 12 है। 12 मित्रों मूल स्वर कितने थे आपको हम बता चुके हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देखिए समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को मित्रों घुमा करके दो तरीका से पूछा है। इस पर आपको डीपली जानना क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही प्रीवियस ईयर का क्लास मित्रों हम खत्म कर देंगे उसके बाद डीपली क्लास लेकर के आएंगे। मूल स्वर कितने होते हैं? 3, 7, 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि मूल स्वर जैसे 7 है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है? ए में आपका 3 है, बी में 7 है, डी में 4 है। सॉरी ए में 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए चल स्वर की कितनी संख्या बताई गई है? तो मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि चल स्वरों की कुल कितनी संख्या बताई गई? तो 7 बताई गई है, ठीक है। कितनी बताई गई है? 7 मित्रों बताई गई है। हालांकि आंसर गलत है, नहीं, ध्यान दीजिएगा मित्रों। चल स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि चल स्वर की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। अगले क्लास में मित्रों हम इसको डिटेल्स में आपको बताएंगे कि चल स्वर कौन कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रीवियस ईयर का मित्रों प्रश्न चल रहा है, तो जो आंसर आया है सही वही आंसर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि आप समझ सकें कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल कैसे पूछा था, उसके पिछले साल कैसे पूछा था। टोटल 10 वर्षों का मित्रों प्रीवियस ईयर प्रश्न लाए हैं। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, कि ध्यान दीजिए मित्रों, एक चीज आपको बता देते हैं कि चल स्वर की कितनी संख्या है, तो कुल आपका 5 है। नहीं, फिर हो सकता है कि अगले क्लास में नहीं कोई बच्चा याद कराया तो नहीं बता पाएंगे, नहीं दिमाग से निकल जाता है। तो कुल जो है से चल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। नहीं, आपको याद रखना है कौन कौन है मित्रों, ये भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चल स्वर आखिर है कौन। नहीं, सबसे पहले हम लोग को यही जानना है कि चल स्वर कौन कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार ई नंबर आंसर सही है। तो चल स्वर कुल मित्रों कितने हैं, 5 है। ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर 7 होते हैं। नहीं, और चल स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो चल स्वर वह कहलाता है जो शुद्ध होने के साथ साथ विकृति अथवा तीव्र भी होता है। शुद्ध होने के साथ साथ विकृति अथवा तीव्र भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चल स्वर बोलते हैं। ठीक मित्रों, चल स्वरों की कुल संख्या कितने बता दिए हम, 5 बता दिए। पांचों का नाम नोट कीजिए, रे, ग, म, ध और नी। ठीक है, यही मित्रों जैसे 5 चल स्वर हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। ताली खाली और गिनकर, किसी वस्तु से या विराम देकर, या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए ताल का अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि ताल का जो मित्रों अभ्यास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ताली पर भी, खाली पर भी और गिनकर भी। ठीक है, ताली खाली और गिनकर। तो ताल का अभ्यास मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, कि ताल के अभ्यास मित्रों किस पर की जाती है, ताली खाली और जैसे गिनकर। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, ताल का अभ्यास मात्राओं को हाथों से गिनकर ताली को देकर मित्रों करनी चाहिए। मात्राओं की गिनती करते समय एक एक उंगलियों को उठा लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का क्लास जैसे यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक वीडियो को मित्रों लाइक किया कीजिए, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए तथा अपने सगे संबंधित जो भी आपके मित्र दोस्त रिलेशन में मित्रों ये स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर ये स्टेट जो है क्वालिफाई होना चाहते हैं अगला स्टेट, तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। बार बार हम बोलते हैं कि वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगा दीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में भी भेज दीजिए। टेलीग्राम पर भी मित्रों इस वीडियो को डाल दिया कीजिए, और जैसे ही मित्रों संपूर्ण नोटिस मेरे पास अवेलेबल होगा, आपको संपूर्ण नोटिस के साथ बता करके क्लास 1-2 दिन में तो डीपली क्लास जैसे चला से चलता रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ भी खरीद लीजिए, ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए। पीडीएफ जाएगा, लिंक जाएगा, प्ले लिस्ट जाएगा, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, वन लाइनर मिलेगा, एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार मित्रों जैसे आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।